हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। साल 2021 राजनीतिक उथल-पुथल भरा रहा है। बंगाल में चुनावों में बीजेपी का देश भर चले विजय रथ को रोका गया। तो साल की शुरुआत में 3 कृषि कानूनों को लागू होने के बाद किसानों ने सरकार को दिल्ली में घेरे में रखा। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने जनवरी में एक तरह से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 26 जनवरी 2021 को जो कुछ लाल किले पर हुआ, ऐसा आजाद भारत इतिहास में आज तक नहीं हुआ। केंद्र सरकार साल 2020 में 3 कृषि कानून लेकर आई। सरकार का दावा था कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आय बढ़ाने और बाजारवाद पर नकेल लगेगी, लेकिन विपक्ष और किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध कर दिया। जहां एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर संसद में गतिरोध पूरे 1 साल रहा, तो वहीं 21वीं सदी के सबसे लंबे आंदोलन का गवाह 2021 बना। हरियाणा और पंजाब के अलावा कई राज्यों के किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं को घेर लिया। आखिरकार 1 साल के बाद सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। 2021 में राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा किसान आंदोलन की रही। कोरोना के बाद इस साल की सबसे बड़ी खबर रही किसान आंदोलन की समाप्ति। 29 नवंबर को पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया। दरअसल किसान 1 साल से ज्यादा समय से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे थे और सरकार से कानून वापसी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद गुरु पर्व के मौके पर 19 नवंबर को पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों को बड़ी सौगात दी। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 26 नवंबर 2020 से शुरू हुए किसान के आंदोलन की गूंज न केवल दिल्ली की सड़कों पर सुनाई दी, बल्कि ये मुद्दा संसद तक गूंजने लगा। किसान आंदोलन पर जमकर राजनीति होने लगी। विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता है क्या हो रहा है अभी। और मेरे किसान भाइयों को ये समझना पड़ेगा, टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है और आप वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। भागना आप। किसान संगठन एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर 1 साल से ज्यादा समय तक अड़े रहे। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये सभी बेनतीजा रही। ना तो सरकार पीछे हटना चाह रही थी और ना ही किसान, और यही वजह रही कि लगातार हो रही बैठकों में भी कोई नतीजा नहीं निकला। मोदी सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगे मान ली हैं, जिसकी कृषि सचिव के हस्ताक्षर से चिट्ठी जारी कर दी गई है। 378 दिनों से चला किसानों का आंदोलन इस साल खत्म हो गया, लेकिन अभी भी किसान एमएसपी में सुधार समेत कई मांगों को लेकर फिर से आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो वहीं मोदी सरकार चुनाव से पहले किसानों को पूरी तरह मनाने में जुटी है। किसानों को किसान संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला हुआ था। कांग्रेस हो या आप सभी ने किसानों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। किसान आंदोलन का जहां पंजाब की राजनीति पर
बड़ा असर पड़ा, वहीं इसका असर यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ना तय है। इस साल बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी के विजय रथ को रोका था और तीसरी बार राज्य में अपनी सरकार बनाई। जीत की हैट्रिक लगाते हुए ममता दीदी ने न केवल सीएम पद की कुर्सी हासिल की, बल्कि विपक्ष को दिखा दिया कि बंगाल में उनसे टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। बंगाल फतह के बाद अब दीदी की नजर दिल्ली की कुर्सी पर है। बंगाल विधानसभा चुनाव में इस साल टीएमसी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर कब्जा किया। चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कुछ गूंजा तो वो था खेला होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे। खेला होबे के बाद इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में रहा तो वो था बंगाल की नंदीग्राम की विधानसभा सीट। नंदीग्राम को टीएमसी का गढ़ माना जाता था। हर चुनाव से यहाँ शुभेंदु अधिकारी जीतते थे, लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले पार्टी से नाराज शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन यहां उन्हें अपने 22 कैप्टन के आगे शिकस्त झेलनी पड़ी। विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी का जादू कोलकाता नगर निगम चुनाव में भी छाया रहा। कुल 144 सीटों में भी टीएमसी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 3 सीटों पर, कांग्रेस को 2 सीटों पर, लेफ्ट को 2 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय ने जीत हासिल की। टीएमसी को 71.95% मत मिले, बीजेपी को 08.94% मत मिले, कांग्रेस को 04.47%, लेफ्ट को 11% मत मिले। 2021 बंगाल चुनाव में जीत से गदगद ममता बीजेपी के खिलाफ हुंकार दिल्ली में भर रही हैं। ममता बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की सबसे मजबूत अगुआ के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर चुकी हैं। ममता बनर्जी की निगाहें अब 2024 में दिल्ली कूच पर हैं। लोकसभा चुनावों के लिए अभी समय है, लेकिन ममता दीदी हैं कि अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर भी ममता 2021 में गठबंधन का बिगुल फूंक चुकी हैं। एक ही कार्यकाल में बीजेपी ने उत्तराखंड में 3 सीएम बना दिए। तीसरा सीएम बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को बनाया जिसका नाम चर्चा में तो रहता था, लेकिन पूरे उत्तराखंड की नजर से दूर था। लेकिन 2 जुलाई को बीजेपी ने अपना नया सीएम राज्य की सेवा के लिए उतारा और एक युवा नेता पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड को पुष्कर सिंह धामी नाम का नया चेहरा बतौर सीएम। उत्तराखंड की राजनीति के इतिहास में इस बार कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। पहली बार ऐसा देखा गया कि उत्तराखंड में एक ही कार्यकाल के दौरान 3 सीएम बनाए गए। पहले त्रिवेंद्र रावत, उनके बाद तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने संवैधानिक संकट के चलते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। सोच भी नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। राज्य का युवा सीएम, इन दोनों के बाद उत्तराखंड के सीएम के लिए एक ऐसा नाम सामने आया जिसने उत्तराखंड की राजनीति में काफी हलचल ला दी। ये नाम था पुष्कर सिंह धामी का। विधायक दल की बैठक में अचानक से धामी के नाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। सबसे कम उम्र में सीएम बनने वाले 45 साल के पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को बतौर सीएम शपथ ली। राजभवन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी का सीएम बनना इसलिए भी हैरानी की बात है क्योंकि उत्तराखंड में अब तक 10 सीएम रह चुके हैं जो कि काफी उम्रदार और अनुभवी हैं, राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले हैं।
लेकिन पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें ऐसे सीएम हैं जिनकी गिनती युवाओं में की जाती है और जिसके पास राजनीति का ज्यादा अनुभव भी नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तराखंड का सीएम घोषित कर दिया। जिस दौरान धामी के नाम की घोषणा सीएम के लिए की गई, उस दौरान 3 और नाम ऐसे थे जो सीएम के रेस में शामिल थे। उस वक्त तक पुष्कर सिंह का नाम दूर दूर तक किसी के जहन में नहीं था और ना ही उनके नाम को सीएम की रेस में शामिल भी किया गया था। लेकिन विधायक दल की बैठक में धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उन्हें राज्य का नया और 11वां सीएम घोषित कर दिया गया। 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने 11 अन्य मंत्रियों के साथ राज्य के बतौर सीएम शपथ ग्रहण किया। धामी मंत्रिमंडल में सभी पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया और एकमात्र बदलाव बस यही किया गया कि सभी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। धामी मंत्रिमंडल में कोई भी राज्य मंत्री नहीं है। उनके सीएम चुने जाने के बाद धामी ने कहा कि मेरी पार्टी ने पिथौरागढ़ में पैदा हुए एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे और एक आम कार्यकर्ता का राज्य की सेवा के लिए नियुक्त किया है। हम लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे। हम कम समय में दूसरों की मदद से लोगों की सेवा करने की चुनौती स्वीकार करते हैं। कम से कम समय में उनकी मदद कर समस्याओं को हल करेंगे। 2025 का जो हमारा विजन है कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम सभी को आगे आना होगा और हम सभी लोग आगे आएंगे तो आप लोगों के बीच में से बहुत सारे विषय आए हैं। पलायन से जुड़े हुए विषय आए हैं, रोजगार से जुड़े हुए आए हैं, महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए आए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, आपका पर्यावरण से जुड़े हुए आए हैं, हमारे अलग अलग कृषि से जुड़े हुए हैं, बागवानी से जुड़े हुए हैं। तो सभी विषयों पर पलायन कैसे रुकेगा, हिमालयन राज्यों में जो हमारे यहाँ पर आपदा आती है, उस आपदा में हम लोग कैसे और पहले से ही कैसे हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपदाओं को हम नहीं बदल सकते लेकिन आपदाओं के खतरों को हम कम कर सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी आज के दौर के सीएम हैं, इसलिए उनसे जोश की जरा भी कमी नहीं है और जोश का ये नजारा उस वक्त देखने को मिला जब सीएम की शपथ लेते धामी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ अपनी पहली बैठक की और राज्य की समस्याओं पर चर्चा की। 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की करारी हार ने जहां विपक्ष के लिए उम्मीद की किरण जगाई है, तो समाजवादी पार्टी से नाराज होकर अलग हुए शिवपाल यादव ने अपनी नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन कर बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। छोटे दलों के साथ बड़ा प्लान, अखिलेश की साइकिल पर कौन सवार? अखिलेश का यूपी मास्टर प्लान 2022। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। 2024 का रण जीतने के लिए यूपी में सभी दल मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन खुद एक ताल में कोई दल नहीं पा रहा। समाजवादी पार्टी ने जहां ऐसे में सभी पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है, दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजर कर ही जाता है। अखिलेश यादव हो या मायावती, सभी ने 2022 यूपी चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। अखिलेश या मायावती का गठबंधन नहीं कर पाने वाली कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति अपना ली है। यूपी चुनावों को लेकर प्रियंका पहले ही मैदान में है। अखिलेश यादव ने जहां सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी ने चुनावों को 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान कर सियासी पारा बढ़ा दिया है। जहां गठबंधन के सहारे अखिलेश इस बार अपनी नौका पार कराने की कोशिश में जुटे हैं। फर्क इतना है कि इस बार वो ना तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं और ना ही भाजपा को अपनी साइकिल की सवारी करा रहे हैं। उन्होंने इस बार छोटे दलों पर दांव खेलने का मन बनाया है। गरीबी के कारण भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है और जिस उत्साह और खुशी के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, गरीब आज महंगाई के कारण त्यौहार भी नहीं मना पा रहा है। और आज जब अखबार खोल के देखा होगा तो बागपत में एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कर्ज था उसके ऊपर। किसान संकट में जा रहा है और भारत का, देश का किसान अगर संकट में होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ होगी। आज उत्तर प्रदेश में खाद DAP मिल नहीं रही किसान को।
जो किसान लाइन में खड़े थे, कई किसानों की जान चली गई, कुछ लोगों ने फांसी लगा ली। ये हमारा देश और देश का किसान कहाँ जा रहा है आखिरकार? सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जनता दुखी है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कुंबे में लड़ाई के 4 साल बाद अखिलेश इस बार अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ चुनावी मैदान में हैं और उनके साथ हैं छोटे दलों का गठबंधन। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी में योगी को रोकने की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं छोटे दलों के साथ अखिलेश के लिए कितना कारगर होगा, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। यूपी में 22% दलित वोटर हैं जो मायावती के साथ खड़ा रहा है, लेकिन बीजेपी के 12 से अधिक सर्वेक्षण यूपी में सत्ता को बनाए रखने के लिए मैदान में हैं। चुनावी आचार संहिता लगने से पहले काशी से लेकर मथुरा तक हाईवे प्रोजेक्टों और कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के जरिए विकास की बयार बहाकर योगी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश और मायावती समेत बीजेपी छोटे दलों को साधने में जुटी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी, आरएलडी अपना दल और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के साथ समाजवादी पार्टी अपना दम लगाने का प्रयास जारी है। अखिलेश यादव ने इस बार के विधानसभा चुनाव में मात्र इतने ही दलों को गठबंधन किया है। 2021 में शुरू हुआ सियासी घमासान 2022 किसे सत्ता तक पहुंचाएगा, ये तो यूपी वोटर और वक्त ही बताएगा। 2021 में राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा काफी गर्म रहा। संसद के मानसून सत्र में हंगामे और अनुशासनहीनता के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ शीतकालीन सत्र कार्यवाही तक के लिए स्थगित की गई। विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन का जमकर विरोध किया। केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लागू किया, लेकिन तीनों कानूनों को लेकर विपक्ष और किसान संगठनों के विरोध और नाराजगी की बदौलत कानूनों को रद्द भी करना पड़ा। सरकार कृषि कानूनों पर कदम वापस खींचने के बावजूद संसद में गतिरोध बरकरार रहा। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में राज्यसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया जब मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने वाला विधेयक पेश किया। जब उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे विपक्षी दलों को हंगामा शांत होगा, लेकिन ही राज्यसभा के 12 सदस्यों ने सारी मर्यादाओं को तार-तार करते हुए उपराष्ट्रपति के टेबल पहुंचकर सामानों को बिखेर दिया। नाराज उपराष्ट्रपति को मार्शलों को बुलाया। उपराष्ट्रपति ने 12 सांसदों को अमर्यादित आचरण के चलते निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई उन पर मानसून सत्र के दौरान हंगामा करने को लेकर हुई। वैसे तो सरकार ने इस कार्रवाई को नियमानुसार बताया है, लेकिन विपक्षी दल इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए इसका विरोध करते हैं। अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। संसद के मानसून सत्र में हंगामे और अनुशासनहीनता के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ शीतकालीन सत्र कार्यवाही तक के लिए स्थगित की गई। जिनको निलंबित किया गया है उनमें कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, सीपीएम के सांसद शामिल हैं। राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित। सीपीएम से एलामारन करीम, कांग्रेस की फूले देवी, छाया वर्मा, आर बोरा, रणमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह और सीपीआई के बिनॉय बिस्वम, शांता सेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई शामिल हैं। Let me clearly clarify it for the sake of the understanding of the House as well as the nation. The Rajya Sabha is a continuing institution, and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman
can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. And also, please, please, hear me. Even about these members, on 10th August, go through the records. If you want, I will ask that to be released again. 2021 में देश के लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष का अभद्र व्यवहार देश की राजनीति के लिए बड़ी राजनीतिक घटना बन गई, जब नेताओं ने लोकतांत्रिक व्यवहार की धज्जियां उड़ा दी। यह घटना लोकतंत्र पर गहरा जख्म 2021 में दे गया, जब पहली बार मार्शलों को बुलाकर सांसदों को संसद के बाहर निकाला गया। 2021 में सबसे बड़ी राजनीतिक घटना केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरे शामिल हुए तो कुछ ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। 2021 में सबसे बड़ी राजनीतिक घटना केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार के 4 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा लेकर उन्हें संगठन के मजबूत करने के लिए भेज दिया गया। इनमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कानून और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम शामिल हुए। कुल मिलाकर 2021 में हुए बड़े फेरबदल मंत्रिमंडल में 36 नए मंत्री शामिल हुए, 7 पुराने मंत्रियों का प्रमोशन हुआ और 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मोदी कैबिनेट का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार 7 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में हुआ। इस दौरान कुल 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में 28 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली। मोदी मंत्रिमंडल में हुए बड़े बदलाव में 43 नए लोगों को मंत्री पद दिया गया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों और उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अतिरिक्त विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और सभी अन्य विभागों का प्रभार है, जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए। इसके अलावा अन्य मंत्रालय ने नए और पुराने मंत्रियों के बीच बांट गए। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय बनाया गया। वहीं युवा अनुराग ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा एवं खेल मंत्री की दोहरी जिम्मेदारी दी गई। मोदी सरकार में महत्वपूर्ण रूप से शाह का कद सबसे ऊपर बना रहा। अमित शाह गृह मंत्रालय और सहयोग मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय, अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता कार्य मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खनन मंत्री, नारायण तातुराणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। मोदी कैबिनेट में इस बार युवा चेहरों को ज्यादा से ज्यादा रखा गया। ऐसे में अचानक मंत्रिमंडल का विस्तार होने का मतलब है कि पीएम मोदी अभी से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।